हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादों जैसे गेहूँ, धान आदि को हमारे उपयोग करने से पहले आटा और चावल के रूप में तैयार किया जाता है। लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों और दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्योगों के प्रकार। उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा गया है। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को बृहद, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर में विभक्त किया गया है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम हैं, जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार यह वर्गीकरण इस प्रकार है: कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उद्योग द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। उद्योगों को दूसरा वर्गीकरण निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर आधारित है। इस प्रकार 8 प्रकार के उद्योग हैं: धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबंध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग। आप कभी कभी स्वतंत्र उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या हैं? क्या उनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं? स्वतंत्र उद्योगों का संबंध कच्चे माल से नहीं होता है। उद्योगों की स्थिति। क्या आप पूर्वी और दक्षिणी भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कोई भी लोहा इस्पात उद्योग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कच्चा माल पाया ही नहीं जाता। उद्योगों की स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है। कच्चा माल। भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित है? इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन और पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वेट लूज वाले कच्चे माल हैं। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोतों के निकट होना चाहिए। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों बोकारो, दुर्गापुर के निकट स्थित हैं अथवा लौह अयस्क के क्षेत्रों भद्रावती, भिलाई
राउरकेला के निकट स्थित है। शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोतों के निकट की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है। भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं। मार्केट ओरिएंटेड सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध कच्चे माल का उपयोग होता है। शुद्ध कच्चा माल वह कच्चा माल जिसमें भारहास नहीं होता और ये प्राय बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि। पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, क्योंकि अनरिफाइंड तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरी इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कोयली, मथुरा, बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पतन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन। क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और उसके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ये प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु नोड बन गए। रेलवे लाइन बिछने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया। सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेल मार्गों पर स्थित हैं। श्रम। क्या हम श्रम के बिना उद्योगों के बारे में सोच सकते हैं? उद्योगों को कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, स्किल्ड लेबर। भारत में श्रम बहुत गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो इंडस्ट्री को स्थापित करते हैं। क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा है? ये स्थान हमारे औपनिवेशिक अतीत द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोई, सूरत, वडोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे। उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और उपनिवेशिक शक्ति की भेदमूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया। इससे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार हुआ। औद्योगिक नीति। एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित रीजनल डेवलपमेंट के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। इकोनॉमिक ग्रोथ। भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देती है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग एक मूल आधार होता है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे परंपरागत उद्योग में से एक है। चीनी उद्योग स्थानीय कच्चे माल पर आधारित है, जो कि अंग्रेजों के समय में भी फूला। इनके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योग जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग और अवगम प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की विवेचना की जाएगी। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने में भारत तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं? नहीं।
लोहा इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कोककारी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निशमन मृत्तिका अर्थात आग बुझाने वाली मिट्टी आदि कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल यानी बड़े आकार के भारह्रास वाले होते हैं। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। भारत में छत्तीसगढ़, नॉर्थ उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों कॉम्प्लीमेंट से समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग प्रारंभ में ही स्थापित कर दिया गया था। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें और आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। एकीकृत इस्पात कारखाने टिस्को। टाटा लौह इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक पतन कोलकाता है। संयंत्र को पानी स्वर्ण रेखा एवं खारकोई नदियों से, लोहा नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से, कोयला जोंडा खानों से जो उड़ीसा में है और कोककारी कोयला झरिया और पश्चिम बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है।